सोचिए, एक तरफ यवतमाल का एक होटल मैनेजर जो पिछले 25 सालों से मेहमानों का स्वागत कर रहा है और कमरों की बुकिंग देख रहा है। और दूसरी तरफ एक मल्टी-मिलियन डॉलर कंपनी का चमकता हुआ कॉर्पोरेट बोर्ड रूम, जहां कंपनी के भविष्य के बड़े फैसले लिए जाते हैं। हाँ, ये दोनों दुनिया एकदम अलग लगती हैं। बिल्कुल। पहली नजर में इन दोनों के बीच कोई तालमेल नहीं दिखता। ऐसा लगता है जैसे इनका आपस में कोई लेना देना ही नहीं है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि आज के समय में ऐसे ही गैर वित्तीय मतलब नॉन फाइनेंस पेशेवर लोग उन बोर्डरूम्स पर राज कर रहे हैं, ये सच में एक बहुत बड़ा बदलाव है। जहाँ कभी सिर्फ सूट पहनने वाले चार्टर अकाउंटेंट्स और फाइनेंस के दिग्गजों का ही दबदबा हुआ करता था। ऐसा आखिर कैसे हो रहा है? यही तो आज की कॉर्पोरेट दुनिया का सबसे बड़ा और दिलचस्प बदलाव है। देखिए, एक समय था जब माना जाता था कि अगर आपको नंबरों से खेलना नहीं आता या आप बैलेंस शीट देखकर कंपनी की रग-रग नहीं पहचान सकते, तो बोर्ड रूम में आपका कोई काम नहीं है। हाँ, पहले तो यही धारणा थी। बिल्कुल, लेकिन आज समीकरण पूरी तरह बदल चुके हैं। आधुनिक कंपनियों को अब सिर्फ हिसाब किताब रखने वालों की नहीं, बल्कि अलग-अलग नजरियों और अनुभवों की जरूरत है। और आज के इस गहन विश्लेषण में हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। हमारे पास जो जानकारी है वो कोई हवाई बातें नहीं है। एकदम ठोस जानकारी है हमारे पास। हाँ, आज की चर्चा का पूरा आधार वो शानदार डेटा स्रोत और वास्तविक केस स्टडीज हैं, जिन्हें ठाकुर प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी के पवन ठाकुर ने बेहद बारीकी से एकत्रित और प्रस्तुत किया है। पवन ठाकुर का ये रिसर्च सच में बहुत कमाल का है। जब मैंने उनका भेजा हुआ ये रिसर्च पढ़ा ना, तो मुझे ऐसा लगा जैसे किसी वीआईपी क्लब का वो गुप्त रास्ता मिल गया हो, जिसके बारे में आम लोगों को भनक तक नहीं थी। वो सीक्रेट एंट्री मिल गई आपको। हाँ, बिल्कुल वही फीलिंग आई। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। इन सफलता की कहानियों में गोता लगाने से पहले मुझे ये समझाइए कि ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नाम की चिड़िया आखिर है क्या? पवन ठाकुर के डे 1 वाले दस्तावेज में इसकी तुलना एक क्रिकेट मैच के अंपायर से की गई है। क्रिकेट के अंपायर वाली उपमा ना, इसे समझने का सबसे बेहतरीन तरीका है। देखिए, जब मैदान पर मैच चल रहा होता है तो अंपायर खुद बैट या बॉल लेकर रन नहीं बनाता। हाँ, वो तो बस खड़ा रहता है और नजर रखता है। बिल्कुल। उसका काम ये देखना है कि खेल निष्पक्ष हो, कोई बेईमानी ना हो और सब कुछ नियमों के दायरे में हो। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कंपनी में ठीक यही काम करता है। अच्छा। वो कंपनी का कर्मचारी नहीं होता, नहीं वो रोजमर्रा के काम देखता है। उसका असली काम है बोर्डरूम में पारदर्शिता और जवाबदेही लाना। मतलब वो ये देखता है कि सब कुछ सही से चल रहा है या नहीं। हाँ, वो ये सुनिश्चित करता है कि कंपनी के मालिक या प्रमोटर मनमानी न करें और जो आम लोग कंपनी में पैसा लगा रहे हैं उनके हितों की रक्षा हो। मतलब वो कंपनी में है भी और नहीं भी, वो बाहर से आकर एक नजर रखता है। एकदम सही पकड़ा आपने। और चूंकि उसकी स्वतंत्रता बहुत जरूरी है, इसलिए नियम बहुत सख्त हैं। कोई भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर किसी कंपनी में अधिकतम 2 टर्म यानी 5-5 साल के 2 कार्यकाल तक ही रह सकता है। ओके, मतलब कुल 10 साल। हाँ, 10 साल पूरे होने के बाद उसे अनिवार्य रूप से 3 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड या ब्रेक लेना ही पड़ता है। अच्छा, ये कूलिंग ऑफ पीरियड क्यों रखा गया है? ऐसा इसलिए ताकि वह कंपनी के मैनेजमेंट के साथ बहुत ज्यादा घुल-मिल ना जाए। उसकी निष्पक्षता बनी रहनी चाहिए ना। ये नियम तो बहुत तार्किक है, लेकिन मुझे पवन ठाकुर द्वारा दिए गए डेटा बैंक स्टैटिस्टिक्स के कुछ आंकड़ों ने पूरी तरह से चौंका दिया। हाँ, वो नंबर्स काफी हैरान करने वाले हैं। बहुत ज्यादा। डेटा कहता है कि फिलहाल 37,798 पंजीकृत इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं, जिनमें से 23,094 लोगों ने ऑनलाइन प्रोफिशिएंसी सेल्फ असेसमेंट टेस्ट पास कर लिया है। और कंपनियों ने इस डेटाबेस में 18,030 बार सर्च भी किया है। वही तो। रुकिए, मुझे एक बात समझने आ रही। 23,000 से ज्यादा लोगों ने परीक्षा पास कर ली। ये टेस्ट आखिर है क्या? क्या इस सब के सब फाइनेंस के उस्ताद हैं? क्योंकि आम धारणा तो यही है कि बोर्डरूम का मतलब है भारी भरकम वित्तीय ज्ञान। यही वो गलतफहमी है जिसे हमें आज तोड़ना है। ये जो 23,000 लोग हैं, ये सब चार्टर्ड अकाउंटेंट या निवेश बैंकर नहीं है। अच्छा। तो फिर ये कौन लोग हैं? इनमें डॉक्टर, इंजीनियर, सेना के रिटायर्ड अधिकारी और यहाँ तक कि मार्केटिंग के लोग भी शामिल हैं। ये जो टेस्ट है ना, जिसे IICA आयोजित करता है, हाँ। ये कोई मैथ या अकाउंटिंग का टेस्ट नहीं है। तो इसमें क्या पूछा जाता है? ये गवर्नेंस, कंपनी कानून और बोर्ड की नैतिकता का टेस्ट है। इसमें परखा जाता है कि संकट के समय आप सही फैसले ले सकते हैं या नहीं। तो अगर फाइनेंस सब कुछ नहीं है, तो फिर कोई खुद को बोर्ड के लिए तैयार कैसे करता है? इसके लिए पवन ठाकुर के रिसर्च में बोर्ड रेडीनेस के 4 मुख्य स्तंभ बताए गए हैं। पहला है वैधानिक अनुपालन।
मतलब कानूनी नियम। हाँ, कानूनी नियमों और कंप्लायंस को समझना, जिसके लिए ये परीक्षा पास की जाती है। दूसरा है डिजिटल बोर्डरूम। डिजिटल बोर्डरूम से क्या मतलब है? इसका सीधा मतलब है आपकी पर्सनल ब्रांडिंग और लिंक्डइन पर आपकी उपस्थिति। ओके, ये तो आजकल बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तीसरा है बुनियादी वित्तीय साक्षरता। हाँ, आपको बैलेंस शीट पढ़ना आना चाहिए, लेकिन आपको सीए होने की जरूरत नहीं है। और चौथा सबसे अहम स्तंभ है आधुनिक रणनीतियों की समझ, जैसे कि? जैसे ईएसजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मास्टरी। थोड़ा रुकते हैं। ये ईएसजी और एआई वाली बात मुझे कुछ हजम नहीं हुई। चलिए, एआई तो आज का ट्रेंड है, सबको पता है। लेकिन ईएसजी यानी पर्यावरण, समाज और गवर्नेंस, आसान भाषा में कहें तो क्या इसका मतलब ये है कि कंपनी सिर्फ मुनाफा न कमाए बल्कि समाज और पर्यावरण का भी ध्यान रखे? बिल्कुल सही। लेकिन एक बोर्ड मेंबर के लिए ये बैलेंस शीट से ज्यादा जरूरी कैसे हो गया? मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ। इसे एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए एक कंपनी बहुत मुनाफा कमा रही है, लेकिन वो अपना कचरा पास की नदी में बहा रही है या उसके कारखाने में बाल मजदूरी हो रही है। ओह, ये तो बहुत बड़ी समस्या है। हाँ, और आज के समय में जैसे ही ये बात सोशल मीडिया पर आएगी, कंपनी के शेयर धड़ाम से गिर जाएंगे और निवेशक अपना पैसा निकाल लेंगे। हाँ, रेपुटेशन पूरी तरह खराब हो जाए। वही तो, बोर्ड को ऐसे लोगों की तलाश है जो इन पर्यावरण और सामाजिक जोखिमों को पहले से भांप सकें। असली काम हिसाब किताब का नहीं, बल्कि कंपनी के भविष्य को सुरक्षित रखने का है। वाह, ये नजरिया तो पूरी तरह से नया है। तो अगर इन 4 स्तंभों पर कोई काम कर ले तो उसकी पिछली पृष्ठभूमि मायने नहीं रखते। चलिए इसे हकीकत के धरातल पर उतारते हैं। हाँ बिल्कुल। अगर कोई फाइनेंस बैकग्राउंड से नहीं है तो वो इस इकोसिस्टम में कैसे एंट्री मारता है? पवन ठाकुर की रिपोर्ट में एक नाम है, स्टीव। वो यवतमाल के एक होटल के जनरल मैनेजर थे। हाँ, स्टीव की कहानी। अब एक होटल मैनेजर अचानक से कॉर्पोरेट बोर्ड में कैसे पहुंच सकता है? स्टीव की कहानी इस बात का क्लासिक उदाहरण है कि कैसे आपके अनुभव कभी बेकार नहीं जाते। स्टीव के पास हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में 25 साल का अनुभव था। 25 साल? ये तो बहुत लंबा समय होता है। हाँ, लेकिन एक वक्त के बाद उन्हें लगा कि उनका करियर रुक सा गया है। उन्हें लगता था कि ज्यादा से ज्यादा वो क्लस्टर जीएम बन जाएंगे और फिर रिटायर हो जाएंगे। उनके अंदर एक बहुत गहरा इम्पोस्टर सिंड्रोम घर कर गया था। इम्पोस्टर सिंड्रोम यानी ये मनोवैज्ञानिक स्थिति जहां इंसान को लगने लगता है कि वो अपनी मौजूदा सफलता या नई बड़ी भूमिका के लायक नहीं है। उसे लगता है कि उसकी पोल खुल जाएगी, कि उसे तो कुछ आता ही नहीं है। बिल्कुल सही। स्टीव को लगता था कि जिसने 25 साल सिर्फ कमरों की बुकिंग, केटरिंग और मेहमानों की शिकायतें सुलझाने में निकाल दिए, वो अचानक कॉर्पोरेट गवर्नेंस और भारी भरकम रेगुलेटरी फ्रेमवर्क कैसे समझेगा। ये डर तो बहुत स्वाभाविक है। लेकिन फिर उन्होंने अपना माइंडसेट बदला और स्किल आर्बिट्रेज नाम के एक प्लेटफॉर्म से ट्रेनिंग ली। और यहीं से उनकी कहानी में ट्विस्ट आता है। मैंने पढ़ा कि वहां डॉक्टर सिद्धार्थ प्रिया ने उन्हें फाइनेंस कुछ इस तरह से सिखाया कि उनके दिमाग के जाले साफ हो गए। उन्हें समझ आ गया कि बैलेंस शीट कोई हवा नहीं है। एकदम सही। और फिर डॉक्टर सतीश बट्टू ने उनसे रोल प्ले करवाया। रोल प्ले मतलब उन्हें अलग-अलग किरदार निभाने को दिए? हाँ, कभी उन्हें शेयर होल्डर बना दिया, कभी ऑडिट कमेटी का मेंबर। इससे उनका वो जो इम्पोस्टर सिंड्रोम था वो खत्म हो गया। लेकिन ट्रेनिंग तो ठीक है, उन्हें वो पद मिला कैसे? मुझे तो उस नेटवर्किंग वाले हिस्से ने सबसे ज्यादा हैरान किया। स्टीव की नेटवर्किंग कोई रातों रात किया चमत्कार नहीं था, बल्कि ये उनके 25 साल के करियर की कमाई थी। उन्होंने बहुत स्मार्ट तरीके से डॉट्स को कनेक्ट किया। हाँ, ये वाला हिस्सा बहुत दिलचस्प है। उन्होंने अपनी ट्रेनिंग कंपनी के सीईओ रामानुज की मुलाकात एक मर्चेंट बैंकर से करवा दी। बिल्कुल। और मजे की बात यह है कि वो मर्चेंट बैंकर कभी स्टीव के होटल में एक आम मेहमान बनकर ठहरा था। अरे वाह, क्या बात है। हाँ, स्टीव ने उस मेहमान नवाजी के रिश्ते को एक प्रोफेशनल मौके में बदल दिया। उस बैंकर ने रामानुज की कंपनी का आईपीओ करवाया। मतलब उसे शेयर बाजार में लिस्ट करवाया। सही कहा। और एक मजबूत रिश्ते के चलते उस बैंकर ने स्टीव को जी-टेक और सतकरतार शॉपिंग लिमिटेड के बोर्ड में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का पद दिलवा दिया। और यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये दोनों ही कंपनियां होटल या हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की नहीं थीं। उनका स्टीव के पिछले काम से कोई सीधा लेना देना नहीं था। बिल्कुल नहीं था। इसे समझने के लिए मैं एक उपमा देना चाहूंगी। पहले मुझे लगता था कि होटल का अनुभव किसी रेस्टोरेंट के किचन में काम करने जैसा है, लेकिन नहीं।
एक जनरल मैनेजर का काम एक ऑर्केस्ट्रा के कंडक्टर जैसा होता है। बहुत अच्छी उपमा है। उसे खुद वायलिन, गिटार या पियानो बजाना नहीं आता, लेकिन उसे पता है कि किस साज को कब और कैसे इस्तेमाल करना है ताकि धुन एकदम सही निकले। स्टीव ने 25 सालों तक टीमों को संभाला, संकट के समय में शांत रहना सीखा और ग्राहकों की नब्ज पहचानी। एकदम सटीक बात कही आपने। कॉर्पोरेट बोर्डरूम्स को भी तकनीकी विशेषज्ञों से ज्यादा ऐसे कंडक्टर्स की जरूरत है। कंपनियों के ऐसे लोग चाहिए जो उद्योग की बारीकियों में न उलझें, बल्कि जो बाहर से आकर एक बड़ी तस्वीर देख सकें। हाँ, जो रणनीतिक रूप से सोच सकें। स्टीव के पास जो स्टेक होल्डर अवेयरनेस और संकट प्रबंधन की क्षमता थी, वो ट्रांसफरेबल थी, यानी उसे होटल से निकालकर किसी भी आईटी या शॉपिंग कंपनी में लगाया जा सकता था। स्टीव की कहानी तो बहुत प्रेरणादायक है, लेकिन इसमें एक कैच है। स्टीव हॉस्पिटैलिटी में थे, उनका काम ही लोगों से मिलना जुलना था। उनकी नेटवर्किंग स्किल्स तो उनके पेशे की देन थी। हाँ, ये तो है। लेकिन उस इंसान का क्या जो एकदम अंतर्मुखी हो, जिसे लोगों से बात करना ही नापसंद हो? क्या गवर्नेंस की दुनिया में ऐसे लोगों की भी कोई जगह है? पवन ठाकुर की रिसर्च में दी गई सुमन की कहानी मुझे इसी दिशा में ले जाती है। सुमन की केस स्टडी उन सभी लोगों के लिए एक मास्टर क्लास है जिन्हें लगता है कि नेटवर्किंग सिर्फ एक्सट्रोवर्ट्स लोगों का खेल है। बिल्कुल। सुमन एक एग्रीकल्चर यानी कृषि कंसल्टेंट थी, जिनके पास 22 साल का तजुर्बा था। उनका करियर बहुत शांति से चल रहा था, लेकिन फिर महामारी आ गई। उनका कंसल्टिंग का पूरा बिजनेस रातों रात ठप हो गया। और सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि वे स्वभाव से बहुत इंट्रोवर्ट थीं। उनका डिजिटल वजूद तो ना के बराबर था। मतलब लिंक्डइन पर उनके सिर्फ 46 कनेक्शंस थे। आज के जमाने में 46 कनेक्शंस का मतलब है कि आप कॉर्पोरेट दुनिया के लिए पूरी तरह से अदृश्य हैं। हाँ, कोई आपको जानता ही नहीं है। बिल्कुल। महामारी ने उन्हें यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि अगर आज उनका काम रुक गया है तो भविष्य क्या है। लेकिन उन्होंने हार मानने के बजाय एक नया रास्ता चुना। मैंने उनके डेटा में देखा कि सितंबर 2023 में उन्होंने अपना माइंडसेट बदला। उन्होंने उसी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सर्टिफिकेशन प्रोग्राम में दाखिला लिया जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। और कमाल देखिए, सिर्फ 2 महीने की तैयारी के बाद नवंबर 2023 में उन्होंने 72% अंकों के साथ पहले ही प्रयास में परीक्षा पास कर ली। लेकिन जैसा आपने पहले कहा था, असली पहाड़ परीक्षा पास करना नहीं था। असली चुनौती थी अपनी उस डिजिटल अदृश्यता को खत्म करना और दुनिया को बताना कि वे मौजूद हैं। और इसके लिए उन्होंने एक बहुत ही सुनियोजित तरीका अपनाया। उन्होंने अपनी डिजिटल ब्रांडिंग पर काम किया। कैसे किया उन्होंने ये? कोर्स के असाइनमेंट्स के जरिए उन्होंने लिंक्डइन पे लगातार अपने विचार, अपने विश्लेषण और कृषि क्षेत्र से जुड़े रणनीतिक पोस्ट डालना शुरू किया। और उसका असर ये हुआ कि कुछ ही महीनों में उनके 46 कनेक्शंस बढ़कर 3000 से ज्यादा हो गए। ये एक बहुत बड़ा उछाल था। इसके बाद उनकी प्लेसमेंट सपोर्ट टीम ने उनका पूरा सीवी बदल दिया। सीवी भी बहुत जरूरी होता है। हाँ, मॉक इंटरव्यू लिए गए और मर्चेंट बैंकर से उनका सीधा संपर्क करवाया गया। नतीजा ये हुआ कि मई 2024 में उन्हें अपना पहला बोर्ड पद मिल गया। लेकिन यहाँ मेरा दिमाग फिर ठनक रहा है। मैं अभी भी इस बात को हजम नहीं कर पा रही हूँ। एक कृषि विशेषज्ञ का किसी कॉर्पोरेट बोर्डरूम में क्या काम? ये सवाल बहुत से लोगों के मन में आता है। मान लीजिए कंपनी सॉफ्टवेयर बनाती है या कपड़े बेचती है, वहाँ खेती के ज्ञान का क्या अचार डालेंगे? क्या ये एक बहुत बड़ा बेमेल नहीं है? देखिए, ऊपर से देखने पर यह बिल्कुल बेमेल लगता है, लेकिन अगर आप एक कृषि सलाहकार के काम की गहराई में जाए ना, तो आपको जवाब मिल जाएगा। अच्छा, वो कैसे? सुमन 22 सालों से क्या कर रही थी? वो सिर्फ ये नहीं बता रही थी कि कौन सा बीज बोना है, वो प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन कर रही थी। मतलब प्रोजेक्ट का मूल्यांकन। हाँ, वो ये तय कर रही थी कि कोई कृषि परियोजना वित्तीय रूप से फायदेमंद होगी या नहीं, यानी बिजनेस फीजिबिलिटी। खेती में आपको 5 साल आगे के मौसम, बाजार के उतार चढ़ाव और सप्लाई चेन के जोखिमों का अनुमान लगाना होता है। ओह, मतलब वो भविष्य के जोखिमों का आकलन कर रही थी। बिल्कुल। और कॉर्पोरेट बोर्डरूम में भी एक डायरेक्टर ठीक यही करता है। वो भविष्य के जोखिमों का आकलन करता है। हाँ, विषय अलग हो सकता है लेकिन तरीका तो वही है। एकदम सही। विषय अलग हो सकता है लेकिन सोचने का जो ढांचा है वो बिल्कुल एक जैसा है। बोर्ड को ऐसे लोग चाहिए जो ये पूछ सकें कि अगर अगले 3 साल में सप्लाई चेन टूट गई तो हमारा बैकअप प्लान क्या है। सुमन का एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड
उनकी कमजोरी नहीं बल्कि उनकी एनालिटिकल ताकत बन गई। बिल्कुल। उन्होंने जोखिमों को भांपने की अपनी इसी विश्लेषणात्मक क्षमता का इस्तेमाल किया। बिल्कुल। ये तो सच में दिमाग के तार खोल देने वाला नजरिया है। मतलब आपकी इंडस्ट्री क्या है ये उतना मायने नहीं रखता जितना ये मायने रखता है कि आप उस इंडस्ट्री में सोचते कैसे थे। हाँ, आपका नजरिया ज्यादा अहम है। चलिए, हमने एक कर्मचारी यानी स्टीव की बात कर ली और एक इंट्रोवर्ट कंसल्टेंट यानी सुमन की भी बात कर ली। इन दोनों को ही एक सहारे या नई दिशा की जरूरत थी। हाँ, दोनों को एक पुश चाहिए था। लेकिन उसका क्या जो पहले से ही टॉप पर बैठा हो, जिसने खुद अपने दम पर कई सफल व्यवसाय खड़े किए हों, क्या उन्हें भी बोर्ड रूम में जाने के लिए किसी ट्रेनिंग की जरूरत होती है? यहाँ पवन ठाकुर की केस स्टडी नंबर 7 सामने आती है, उल्लास प्रधान। उल्लास की कहानी इस बात का प्रमाण है कि भले ही आप कितने भी बड़े खिलाड़ी क्यों न हो, नए खेल के नियम आपको सीखने ही पड़ते हैं। उल्लास कोलकाता के एक बेहद सफल उद्यमी है। हाँ, मैंने पढ़ा था। उन्होंने दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज में से एक कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से सोशल वर्क में डिग्री हासिल की थी। बिल्कुल। और इसके बाद उन्होंने 3 अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां बनाई जिनका कुल टर्नओवर 100 करोड़ रुपए से ज्यादा था। 100 करोड़? यानी उन्हें सेल्स, मार्केटिंग, टीम बिल्डिंग सब कुछ आता था। लेकिन अगर किसी ने पहले से ही 100 करोड़ का बिजनेस खड़ा कर लिया है तो उससे बोर्ड में बैठने के लिए किसी कोर्स या ट्रेनिंग की क्या जरूरत पड़ गई? बहुत से लोग यही सोचते हैं। मुझे तो ये समय की बर्बादी लगती है। उनका अपना तजुर्बा ही काफी होना चाहिए था ना, कोई उन्हें क्या ही सिखा लेगा। सुनने में ऐसा ही लगता है, लेकिन उल्लास के पास एक बहुत बड़ा ब्लाइंड स्पॉट था। ब्लाइंड स्पॉट? किस तरह का ब्लाइंड स्पॉट? कानूनी ढांचे और कंप्लायंस का ब्लाइंड स्पॉट। देखिए, एक उद्यमी के तौर पर आपका सारा ध्यान इस बात पर होता है कि बिजनेस को कैसे बढ़ाया जाए, रेवेन्यू कैसे लाया जाए। बिल्कुल, आप रिस्क लेते हैं। लेकिन जब आप एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की कुर्सी पर बैठते हैं ना, तो आपकी जिम्मेदारी कंपनी को तेजी से दौड़ाने की नहीं होती। अच्छा, तो फिर क्या होती है? आपकी जिम्मेदारी उसे खाई में गिरने से बचाने की होती है। आपको कंपनीज एक्ट, सेबी के नियम और शेयरधारकों के कानूनी अधिकारों की गहरी समझ होनी चाहिए। आहा, अब मुझे आपका वो क्रिकेट के अंपायर वाला उदाहरण फिर से याद आ रहा है। उल्लास उस बेहतरीन बल्लेबाज की तरह थे जिसने मैदान के हर कोने में छक्के मारे हैं। बिल्कुल सही। लेकिन सिर्फ अच्छा खिलाड़ी होने से आप अंपायर नहीं बन जाते। एकदम सटीक बात कही आपने। अंपायर बनने के लिए आपको ये नहीं सीखना कि छक्का कैसे मारना है, बल्कि आपको नियम पुस्तिका रटनी होती है। सारे रूल्स पता होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि बाउंड्री लाइन की कानूनी सीमा कहां से शुरू होती है। उल्लास के पास बिजनेस का व्यावहारिक अनुभव तो था, लेकिन गवर्नेंस के उस विशेष कानूनी ढांचे की समझ नहीं थी। और यही वजह थी कि उल्लास ने क्लीन स्लेट यानी खाली स्लेट के नजरिए से बूट कैंप में हिस्सा लिया। इतने बड़े बिजनेसमैन होने के बावजूद उन्होंने अपना ईगो किनारे रखा और सब कुछ नया सीखने की चाह दिखाई। हाँ, उनका सीखने का जज्बा कमाल का था। और यहाँ भी नेटवर्किंग ने अपना जादू दिखाया। उन्होंने कोर्स के दौरान प्रियंका जी नाम की एक मेंटर या सहकर्मी के साथ मजबूत नेटवर्किंग की। और उसी की वजह से उन्हें एस्थेटिक इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का पद मिला। उनकी कहानी ये साबित करती है कि बिजनेस का ठोस अनुभव और कानूनी नियमों की सटीक समझ, जब इन दोनों का संगम होता है तभी एक मुकम्मल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तैयार होता है। यही आज की चर्चा का सार है। हम जो ये 4 स्तंभों की बात कर रहे थे ना, कानूनी समझ, डिजिटल ब्रांडिंग, वित्तीय साक्षरता और रणनीतिक सोच, ये चारों मिलकर एक ऐसा कवच बनाते हैं जो किसी भी पेशेवर को बोर्ड रूम के लिए तैयार कर देता है। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटे तो एक बार बिल्कुल साफ हो जाती है, कॉर्पोरेट बोर्डरूम के वो भारी भरकम दरवाजे अब सिर्फ गिने चुने लोगों या सूट पहनने वाले फाइनेंस के जानकारों के लिए नहीं रह गए हैं। बिल्कुल नहीं। पवन ठाकुर और ठाकुर प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी द्वारा प्रस्तुत किए गए इन शानदार डेटा और केस स्टडीज ने आज हमारे कई भ्रम तोड़ दिए हैं। हाँ, इन केस स्टडीज ने ये साबित किया है कि अगर शासन और गवर्नेंस के नियमों को समझ लिया जाए तो किसी भी व्यक्ति का पिछला बैकग्राउंड उसके आड़े नहीं आता। ये विश्लेषण सच में एक नई उम्मीद जगाता है। सोचिए, एक यवतमाल का होटल मैनेजर जो करियर में ठहराव से जूझ रहा था, और एक इंट्रोवर्ट कृषि सलाहकार जिसकी दुनिया महामारी ने पलट दी थी, और एक 100 करोड़ का टर्नओवर बनाने वाला सफल उद्यमी जिसे कानूनी बारीकियां सीखनी थी। इन सभी ने बोर्ड रेडीनेस के 4 स्तंभों को अपनाया और एक नई दुनिया में कदम रखा। हाँ, ये हमें दिखाता है कि कैसे सही माइंडसेट, शिक्षा और नेटवर्किंग किसी भी करियर की दिशा को पूरी तरह से बदल सकते हैं।
इस गहरी रिसर्च और इन प्रेरक कहानियों को हम तक पहुंचाने के लिए ठाकुर प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी के पवन ठाकुर का बहुत बहुत धन्यवाद, जिनकी वजह से आज ये गहन विश्लेषण इतना तार्किक और स्पष्ट हो सका। और इसमें सबसे बड़ी सीख यही है कि बदलाव हमेशा संभव है, बस आपको अपनी ट्रांसफरेबल स्किल्स को पहचानने की जरूरत है। तो श्रोताओं के लिए आज के इस विश्लेषण का अंत हम एक ऐसे सवाल के साथ करना चाहेंगे जो गहराई से सोचने पर मजबूर कर देगा। वो सवाल क्या है? यदि एक होटल मैनेजर और एक कृषि सलाहकार अपनी पूरी पेशेवर पहचान बदलकर अपनी उन विश्लेषणात्मक क्षमताओं का इस्तेमाल करके बड़े कॉर्पोरेट बोर्ड्स की रणनीतिक दिशा तय कर सकते हैं, तो जरा सोचकर देखिए कि आसपास काम करने वाले आम पेशेवरों के पास ऐसी कौन सी छिपी हुई ट्रांसफरेबल स्किल्स होती हैं जिन्हें वे खुद पहचान ही नहीं पाते। हाँ, ये सोचने वाली बात है। ऐसी कौन सी खूबियां हैं जो किसी बिल्कुल अनजान और अलग इंडस्ट्री में तहलका मचा सकती हैं। शायद जरूरत सिर्फ उस अंपायर वाली नजर की है जो खेल को एक अलग ही दृष्टिकोण से देखती है। इस बात पर जरूर विचार किया जाना चाहिए।